Okay, now coming to the next thing, extraction of metals of medium reactivity. लो reactivity देखी हमने, अब medium reactivity जैसे कि जिंक और बाकी, ठीक है। खास करके हम जिंक के बारे में यहां पे देख रहे होंगे। बाकी में यहां पे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, लीड हो गया, टीन हो गया, ठीक है। जैसे मैंगनीज, मैंगनीज यहां पर हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। उसको एक्सट्रैक्ट करने का थोड़ा अलग तरीका होता है, जबकि वो भी मीडियम रिएक्टिविटी में ही आता है मैंगनीज, लेकिन उसका थोड़ा अलग तरीका है, ठीक है। तो हालांकि हम जिंक का एग्जांपल लेके सारे जिंक के रिएक्शंस देख रहे होंगे, बट बाकी इन सब के लिए भी ऑलमोस्ट वही प्रोसेस फॉलो होता है। तो ये जितने भी मेटल्स हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले, इनके जो ओर्स होते हैं, इनके जो ओर्स होते हैं वो जनरली कार्बोनेट्स होते हैं या फिर सल्फाइड होते हैं, सल्फाइड होते हैं। जैसे हमने मरकरी और कॉपर का भी देखा था, तो क्या होता है, सल्फाइड, ठीक है। तो इनके जो ओर्स पाए जाते हैं क्या कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि ये जो कार्बोनेट्स और सल्फाइड हैं उनको हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करें। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन, दिस इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन। कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं जिंक का एग्जांपल लेके, ठीक है। जिंक का एग्जांपल लेके सपोज करो हमारे पास जिंक का ओर है कार्बोनेट के फॉर्म में, तो दैट विल बी ZnCO3, ठीक है। तो ये हमारा जिंक का ओर है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको स्टूडेंट्स हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बस हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन होगी तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको हीट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन करके ZnO बनाता है प्लस CO2 गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो आपने देखो कार्बोनेट को मैंने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया ना, ठीक है, कर लिया। अगर सल्फाइड होता तो मैं क्या करता स्टूडेंट्स, आप देखो जैसे जिंक सल्फाइड का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। जिंक सल्फाइड है, ठीक है। तो मेरे पास जो ओर है जिंक का वो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, इसको भी मैं हीट करता हूं लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हीट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। देखो पहली बार मैं हीट कर रहा था कार्बोनेट के केस में, मैं हीट कर रहा था इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सल्फाइड के केस में मैं हीट कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके स्टूडेंट्स अब बनाते हैं ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। दिस इज जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस, दिस इज जिंक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट देखो पहला स्टेप क्या था, कार्बोनेट या सल्फाइड जो भी है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कार्बोनेट को हमने कैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स, आप देखो बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। अगर सल्फाइड है तो उसको कैसे हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, ठीक है। अगर हमारे पास आयरन, लीड या टीन हो, उनके कार्बोनेट्स हो तो उनके साथ भी हम यही काम करेंगे, उनके सल्फाइड्स हो तो उनके साथ भी यही काम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो अभी तो हमारा पूरा काम हुआ नहीं है क्योंकि अभी तो जिंक का ऑक्साइड ही मिला है, तो अब सेकेंड स्टेप में और भी कुछ करना पड़ेगा, बट उससे पहले एक दो टर्म्स में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो काम हमने यहां पे किया ना उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को हम हीट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लिख सकते हैं कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग अ सब्सटेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर हमने कैल्सिनेशन किया है, और यहां पर जो हमने काम किया है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स रोस्टिंग। रोस्टिंग, रोस्टिंग का क्या मतलब हुआ कि किसी चीज को हमने स्ट्रांगली हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लिख सकते हैं रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग समथिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पूरा काम क्लियर हो गया आपको, पूरा आइडिया क्लियर हो गया। अगर कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, कैल्सिनेशन मतलब हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि हमें ऑक्साइड मिले।
सल्फाइड ओर है तो हम रोस्टिंग करेंगे, मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, ताकि हमें ऑक्साइड मिले। ठीक है, तो हमें ऑक्साइड मिल गया है। यहां जिंक का ऑक्साइड की हमने बात की है, वैसे आयरन, लेड या टीन का भी ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप का काम भी बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, आप देखें तो ये था मेरा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप तो हमारे पास अब जिंक ऑक्साइड आ गया है। जिंक ऑक्साइड को स्टूडेंट्स हम कार्बन से रिएक्ट कराते हैं, कोल या कोक के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी, उसमें ये बताया था। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि कार्बन जो होता है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है। याद आ रहा है कुछ? याद करो, ये तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जहां पे मैंने थर्मिट रिएक्शन बताई थी, वो आयरन मॉल्टन फॉर्म में बनता है वगैरह वगैरह। तो ये कार्बन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से, तो वो जिंक को डिस्प्लेस कर देता है और ये जिंक अलग हो जाता है और बनता है CO। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, जिसके बाद हमें जिंक मिल गया है। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट कराया। ठीक है, तो हमें जिंक मिला। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर जो जिंक ऑक्साइड है वो जिंक में कन्वर्ट हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? हमने वहां पे भी बात की थी स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन हटा है ना, यहां से ऑक्सीजन हटा है तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपको शुरू में बता भी रहा था कि जिंक या मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए रिडक्शन के प्रोसेस का ही यूज करते हैं। यहां पे देखो रिडक्शन किया गया उनका। ठीक है, तो आप समझ में आया जिंक कैसे पाते हैं हम? अगर जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड का ओर है तो पहले तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे हमने देखा। फिर जो ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो जिंक मिल जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ यही किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आयरन, लेड, टीन। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मैंगनीज। तो स्टूडेंट्स मैंने जब जिंक आपको बताया तो बताया ना कि वो प्रोसेस मैंगनीज के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, है तो मैंगनीज में मीडियम रिएक्टिविटी वाला ही एलिमेंट, तो काफी हद तक इसका जो प्रोसेस है वो जिंक जैसा ही होता है। देखो जिंक वाले स्लाइड में मैं जाता हूं, जिंक के साथ हमने या बाकी मेटल्स के साथ हमने क्या किया कि उनके जो ओर्स थे, ठीक है, उनसे हमने ऑक्साइड ऑब्टेन किया। ठीक है, फिर उस ऑक्साइड को हमने कार्बन के हेल्प से रिड्यूस किया। ठीक है, ध्यान दें, कार्बन की हेल्प से रिड्यूस किया। एकदम ये छप जानी चाहिए इक्वेशन आपके दिमाग में। ठीक है, मैंगनीज के साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं। उसके जो ओर्स होते हैं उनसे पहले हम मैंगनीज ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, मैंगनीज के जो ओर होते हैं उससे पहले हम मैंगनीज ऑक्साइड ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम वही करना चाहते हैं, हम इस मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज इसी तरीके से ऑब्टेन करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम है, देखो अगर मैंगनीज ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ हीट करोगे ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? हमने देखा है कार्बन लेस रिएक्टिव होता है, मैंगनीज ज्यादा रिएक्टिव होता है। कार्बन लेस रिएक्टिव होता है, मैंगनीज ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस केस में वो मैंगनीज को हटा नहीं पाएगा, निकाल नहीं पाएगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, हमने देखा है। तो बस यही प्रॉब्लम है मैंगनीज के केस में। मैंगनीज का ऑक्साइड बनाएंगे इसी तरीके से, लेकिन उसके बाद ये जो सेकंड स्टेप था वो जिंक जैसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंगनीज की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की कम होती है। ठीक है, जबकि जिंक की रिएक्टिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, कम होती है। जिंक की रिएक्टिविटी कार्बन से कम होती है, कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है। वैसे कार्बन इन तीनों से भी कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहां प्रॉब्लम नहीं थी। बट मैंगनीज के कंपैरिजन में मैंगनीज जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, तो यहां पे ये रिएक्शन नहीं होती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं। तो यहां पर जब हमें मैंगनीज का ऑक्साइड मिल गया है, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, तो हमने देखा भी था स्टूडेंट्स, इसको हम अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, अल्युमिनियम पाउडर, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्युमिनियम जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है मैंगनीज से। सर आपको याद हो, नहीं भी याद है तो आप उस टेबल को देख सकते हो या बड़ी बात मान लो, अल्युमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है।
तो वो मैंगनीज को अलग कर देगा। तो हमारे पास बचेगा मैंगनीज, ठीक है स्टूडेंट्स, और Al2O3। और मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इस टाइप की, बताया था ना, जिसके कारण ये जो मेटल बनता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें मैंगनीज मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वाई मैंगनीज ऑक्साइड इज नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन अनलाइक जिंक ऑक्साइड। मतलब जिंक ऑक्साइड को तो कार्बन से रिड्यूस करते हैं जिंक ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन मैंगनीज ऑक्साइड के साथ ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? तो आप बता सकते हो स्टूडेंट्स। मैंगनीज इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन, सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, इसलिए अल्युमिनियम का यूज करना पड़ता है। या फिर स्टूडेंट्स अल्युमिनियम के अलावा दूसरे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अदर more reactive elements like calcium, Mg, sodium can be used, उनका भी यूज किया जा सकता है। मतलब जो और भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका भी यूज किया जा सकता है, पर जनरली अल्युमिनियम का ही यूज किया जाता है। अच्छा, यहां पर एक और बात जो पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स, देखो ZnO को हम कार्बन से रिड्यूस करते हैं, क्या अल्युमिनियम से कर सकते हैं? जैसे हमने मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज ऑब्टेन किया अल्युमिनियम की हेल्प से, ठीक है। वैसे क्या जिंक ऑक्साइड से अल्युमिनियम के हेल्प से जिंक ऑब्टेन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। दिस रिएक्शन विल हैपन बिकॉज अल्युमिनियम जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव, तो वो जिंक को अलग कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें अल्युमिनियम का यूज करना पड़ेगा, और जब हम कार्बन के हेल्प से कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कार्बन का यूज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कार्बन के हेल्प से भी वो काम हो रहा है जो अल्युमिनियम के हेल्प से हो रहा है, तो कार्बन का हम यूज करते हैं बिकॉज कार्बन इज चीपर। अरे जब सस्ते कार्बन से ही हमारा काम हो जाएगा तो महंगा अल्युमिनियम क्यों खरीदेंगे हम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड जो है उसको अल्युमिनियम से भी रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन नहीं, फिर भी कार्बन का ही यूज करते हैं क्योंकि कार्बन जो है वो चीपर होता है। तो स्टूडेंट्स हमने लो और मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की बात कर लिए, अब हम हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो देखेंगे, जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इवन अल्युमिनियम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप समझे कि इन सब के लिए वो तरीका यूज नहीं किया जा सकता जो अभी तक हम बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बाकी लोगों के लिए हमने क्या किया, जैसे रिडक्शन बाय हीटिंग यूज किया, रिडक्शन बाय हीटिंग। जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको याद दिलाऊं कि मरकरी का हमने ऑक्साइड बना लिया था, पहले मरकरी का ऑक्साइड बना लिया था, उसको फिर जब हमने हीट किया तो मरकरी अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया था, ठीक है। उस तरह से इनके साथ नहीं कर सकते, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। जैसे मान लो ये सोडियम का ऑक्साइड हमने किसी तरह से बना लिया, हमारे पास सोडियम का ओर है, उसको हमने कुछ रिएक्शन वगैरह करा के ऑक्साइड बना लिया मान लो, ठीक है। इसको जब हीट करते हैं, ठीक है, तो सोडियम और ऑक्सीजन मिल जाए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोडियम इतना रिएक्टिव होता है कि वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए इस तरह के प्रोसेस इन सब के लिए यूज नहीं किए जा सकते। फिर स्टूडेंट्स अभी अभी हमने जैसे जिंक और मैंगनीज मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो थे उनके लिए हमने देखा कि रिडक्शन बाय कार्बन या अल्युमिनियम का यूज कर रहे थे, जैसे कि ZnO था, ठीक है। तो पहले तो जिंक का कोई और था, उससे हमने ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको कार्बन से रिएक्ट कराया तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो जिंक अलग हो गया, ठीक है। वैसे हमने MnO2 को अल्युमिनियम से रिएक्ट कराया तो Mn and Al2O3 बन गया, ठीक है।
लेकिन स्टूडेंट्स इनके अगर ऑक्साइड्स होंगे, जैसे मान लो सोडियम का ऑक्साइड है, ठीक है, तो उसको आप कार्बन और अल्युमिनियम से रिएक्ट अगर कराओगे, कार्बन या अल्युमिनियम से, तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी। वंस अगेन क्यों? क्योंकि ये सोडियम इतना रिएक्टिव है कि वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये सब बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो जनरली ऐसे किसी रिएक्शन के हेल्प से, ऐसे किसी केमिकल रिएक्शन के हेल्प से मेटल एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन सब के केस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनका अगर हम ऑक्साइड बना भी लें तो वो आसानी से ऑक्सीजन को छोड़ेंगे नहीं। मतलब इनका जो भी कंपाउंड होगा वो उन कंपाउंड से टूट के अलग नहीं हो पाएंगे, जल्दी से टूट के अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे NaCl का ओर जो होता है वो, सॉरी, सोडियम का जो ओर होता है दैट इज NaCl, ठीक है, उसको हीट करने से Na और Cl अलग नहीं होगा आसानी से। क्यों? क्योंकि ये इतना रिएक्टिव है ना सोडियम कि वो क्लोरीन को छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोसेसेस इन एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन में काम नहीं आते हैं। इन सारे एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन में काम आता है इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको पहले ही बताया क्यों इलेक्ट्रोलिसिस से काम लेना पड़ता है, आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी सारे मेथड्स काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इन सब का इलेक्ट्रोलिसिस देखने वाले हैं, इन सब का, ठीक है। अल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा अलग तरीके से होता है, तो इन सब के इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे करते हैं दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेटल्स होते हैं इनके जो ओर्स होते हैं वो क्लोराइड्स के फॉर्म में होते हैं, क्लोराइड्स के फॉर्म में, क्लोराइड्स जैसे पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इससे हम पोटाशियम ऑब्टेन करेंगे, इससे सोडियम, इससे कैल्शियम और इससे मैग्नीशियम, ठीक है। तो NaCl का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कैसे इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस या उसको इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक बड़ा सा वेसल या कंटेनर होता है स्टूडेंट्स, जिसमें मॉल्टन NaCl डालेंगे। मॉल्टन मतलब उसको हमने बहुत हीट किया है NaCl को, जिसके कारण वो मेल्ट हो गया है, मॉल्टन NaCl, ठीक है, मॉल्टन NaCl, ठीक है। अब इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे स्टूडेंट्स। दीज आर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। उनके बीच में इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट की जाएगी। बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो वो हो जाएगा निगेटिव। ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं कैथोड, शायद आपको पता होगा। और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम बोलते हैं एनोड, एनोड, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है सॉर्ट ऑफ, और ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, मॉल्टन NaCl, मॉल्टन NaCl में Na+ और Cl- आयंस होते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों से NaCl बना हुआ है। तो मॉल्टन फॉर्म में जब NaCl होता है तो Na+ और Cl- अलग अलग हो जाते हैं। तो इस सोल्यूशन में, सॉरी नॉट सोल्यूशन में, बल्कि मॉल्टन NaCl में Na+ और Cl- आयंस हैं, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि जो Na+ आयन होगा वो इस निगेटिव कैथोड पे अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये तो हमें पता ही है। और क्लोरीन आयन जो है उस पे निगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, तो वो पॉजिटिव एनोड पे अट्रैक्ट होगा, समझ लो। तो मॉल्टन NaCl में पॉजिटिव सोडियम आयन होगा जो निगेटिव कैथोड पे अट्रैक्ट हो जाएगा, निगेटिव क्लोरीन आयन होगा जो पॉजिटिव एनोड पे अट्रैक्ट होगा। अब देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे सोडियम आयन पहुंचा, सोडियम आयन पहुंचा, ठीक है। सोडियम आयन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिससे वो सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल, ठीक है। मतलब ये जो कैथोड है ना, कैथोड वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, कैथोड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा सोडियम आयन को। तो हम लिख सकते हैं कैथोड गिव्स इलेक्ट्रॉन टू Na+ टू मेक इट सोडियम मेटल, ठीक है। तो यहां पर सोडियम हमें मिलेगा, सोडियम मिलेगा। एनोड पे क्या होता है वो हमारे ज्यादा इंटरेस्ट का नहीं है, फिर भी हम देख सकते हैं कि एनोड पे क्या होगा, क्योंकि हमें तो सोडियम मिल गया ना।
यहां पे क्लोरीन पहुंच रहा है, क्लोरीन आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन वो निगेटिवली चार्ज है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, दो क्लोरीन आयन जब पहुंचते हैं यहां पे, दो क्लोरीन आयन, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो दो क्लोरीन के एटम बनते हैं विच इज Cl2, तो दिस इज क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये क्लोरीन आयन जो है वो एनोड पे गया है और उसने एनोड को इलेक्ट्रॉन दिया है, उसने इलेक्ट्रॉन एनोड को दिया है, तो ये हम लिख सकते हैं यहां पे टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उससे एनोड जो है इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है, और क्या बनता है क्लोरीन गैस, गैस, क्लोरीन गैस। तो यहां पे क्लोरीन गैस बनती है जो इवॉल्व होके बाहर आ जाती है इस तरह से, क्लोरीन गैस है वो तो उड़ जाएगी यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन होता है और हमें सोडियम मिलता है। हमने क्या किया आपने देखा स्टूडेंट्स, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को बहुत हीट किया, उसका मोल्टेन फॉर्म में ऑब्टेन किया हमने, लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन। मोल्टेन फॉर्म में क्या होता है, उसमें Na+ आयन और क्लोरीन माइनस आयंस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड आयंस। फिर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, आप देखो उनके बीच में बैटरी कनेक्ट की। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है, वो एनोड कहलाता है। जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के निगेटिव एंड से कनेक्ट कर देते हैं वो निगेटिव हो जाता है, उसको कैथोड कहते हैं। अब ये पॉजिटिव सोडियम आयन जो है वो निगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, सही बात है, और निगेटिव क्लोरीन आयन जो है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इस कैथोड पे क्या होता है, देखें कैथोड पे क्या होता है, ये जो सोडियम आयन है उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है और वो सोडियम मेटल बना लेता है। एनोड पे क्या होता है, क्लोरीन आयन है वो इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। इस तरीके से हमें सोडियम मेटल मिल जाता है। अब पोटाशियम अगर हमें चाहिए होता तो हम पोटाशियम क्लोराइड का मोल्टेन फॉर्म यहां पे लेते, ठीक है, तो यहां सोडियम की जगह पे पोटाशियम मिलता। कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम क्लोराइड को मोल्टेन फॉर्म में हम यहां पे डालते, फिर कैल्शियम के आयन यहां पे होते, कैल्शियम के आयन यहां पे होते और वो यहां पे हमें मिलते, समझ लो। वैसा ही मैग्नीशियम के लिए भी, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक डाउट आया, क्या आप उसका आंसर कर सकते हैं? या हमने मोल्टेन NaCl लिया, अगर मैं एक्वस NaCl लूं तो क्या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है? देखो, अगर मैं एक्वस NaCl लूं, मतलब NaCl डिसॉल्व इन वाटर, तो भी उसमें भी Na+ और Cl- आयंस होते हैं, जिसे हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। NaCl को, सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो डिसॉल्व हो जाता है आराम से, ये तो वही नमक है जो हम खाते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें भी सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस होते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो आप देखें फिर से ये सोडियम आयंस क्या होंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे और यहां पे हमें सोडियम मेटल मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ना, ठीक। तो इस लॉजिक से लग रहा है कि हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl भी यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? एक्वस NaCl कैनॉट बी यूज्ड, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं उसको? सब कुछ तो ठीक लग रहा है, Na+ आयंस तभी भी होंगे, क्लोराइड आयंस तब भी होंगे, ये सोडियम आयन यहां पे जाके सोडियम बनाएगा, यहां पे क्लोरीन बनेगा, गैस बनेगी, उड़ जाएगी, फिर प्रॉब्लम क्या है? सोचो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम आपको पता है। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जब सोडियम बनेगा तो सराउंडिंग में वाटर भी होगा, और आपको याद होगा शायद कि सोडियम जो है वो वाटर से बहुत विगरसली रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। याद आ रहा है आपको? ये हमने पढ़ा है, ये प्रॉपर्टी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, कि सोडियम तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो वाटर के साथ बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करता है, इतना वॉलेंटली रिएक्ट करता है कि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है और आग लग जाती है, समझ लो। तो अगर आपने एक्वस NaCl यूज किया तो सोडियम का आयन मिलेगा और फिर सोडियम भी मिलेगा, लेकिन ये जो सोडियम मिला वो यहां पे प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट कर जाएगा बहुत विग्रसली, और फाइनली हमें सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, सोडियम नहीं, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन कैन नॉट बी यूज्ड
because of this reaction, because then sodium formed will react with water of solution, ठीक है, to form Na2, ठीक है। तो सोडियम तो हमें मिलेगा नहीं, फाइनली Na2 मिलेगा। ऐसा ही बाकी सबके केस में भी होगा, क्योंकि ये बाकी मेटल्स भी बहुत रिएक्टिव होते हैं, वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यहां पे मॉल्टेन NaCl ही लेना है, एक्वस नहीं लेना है। ओके, तो यहां पे ओवरऑल कुछ हम केमिकल रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं कि इस तरह से हुई, NaCl जो कि लिक्विड फॉर्म में था उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, सोडियम एंड क्लोरीन गैस। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड ओवरऑल, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्युमिनियम की कहानी अभी भी रह गई, ठीक है। अल्युमिनियम के लिए भी इलेक्ट्रोलिसिस ही करते हैं, लेकिन थोड़ी सी अलग कहानी है। क्या अलग कहानी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अलग मेनली यही है कि अल्युमिनियम का होता है Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। बाकी सब के केस में क्लोराइड्स थे जिनका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, यहां पर अल्युमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो काम मोरलेस अभी भी वही करना होता है। ये वेसल है हमारे पास, उसमें हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, मॉल्टेन अल्युमिनियम ऑक्साइड, मॉल्टेन अल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर से उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डालेंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसको कैथोड बोलेंगे, इसको एनोड बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो मॉल्टेन Al2O3 है उसमें अल्युमिनियम के आयंस होंगे और ऑक्सीजन के आयंस होंगे, ठीक है। अल्युमिनियम के आयंस पॉजिटिव है तो वो कैथोड पे जाएंगे या एनोड पे, वो कैथोड पे जाएंगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। तो यहां पे अल्युमिनियम का आयन जाएगा। ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन है तो वो कहां जाएगा, पॉजिटिव एनोड पे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसा यहां पे हो रहा था वैसा यहां पे होगा। हम लिख भी सकते हैं कि कैथोड जो है उस पे क्या होगा, कैथोड पे Al3 प्लस, वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा प्लस 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अल्युमिनियम, ठीक है। एनोड पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एनोड पे क्या होता है कि ऑक्सीजन आयन गया, सॉरी ऑक्सीजन आयन, 2 ऑक्सीजन आयन जब जाएंगे तो ऑक्सीजन आयन के पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और ऑक्सीजन गैस बनाएगा, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, ऑक्सीजन गैस। सोडियम के केस में यहां पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही थी, यहां पे सोडियम मिल रहा था। यहां पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, ऑक्सीजन गैस, और यहां पे हमें अल्युमिनियम मिलेगा, यहां पे अल्युमिनियम मिलेगा, अल्युमिनियम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Al2O3 जो है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस, और बना क्या, अल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस। बैलेंस कर देंगे अगर इसको हम, ठीक है, इस तरह से। तो अल्युमिनियम में बस मेनली यही अलग है कि अल्युमिनियम का जो ओर है वो ऑक्साइड है, बाकी कर इलेक्ट्रोलिसिस ही रहे, और जिसके कारण यहां पे ऑक्सीजन निकलता है, क्लोरीन नहीं, ठीक है। और कैथोड पे तो अल्युमिनियम मिल ही रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा याद करते हैं। हम पढ़ रहे थे ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर। तो हमने देखे थे उसके 3 स्टेप्स होते हैं, 1, 2 और 3। 1 था इनरिचमेंट ऑफ ओर, वो हमने देख लिया। सेकंड क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वो अब हमने जाके खत्म कर लिया स्टूडेंट्स। अभी हमने यहां पे देखा कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके पहले हमने ये भी देखा था कि लो रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबका एक्सट्रैक्शन हमने देख लिया। अब तीसरे स्टेप की बारी है स्टूडेंट्स, कि जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था इस स्टेप के बारे में। तो तीसरा स्टेप है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन के बाद जो मेटल मिलेगा हमें, उसको कैसे रिफाइन करेंगे, प्योर बनाएंगे।
तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहां पर समझने वाली ये बात है कि अगर आपने एक्सट्रैक्शन, जो कि सेकंड स्टेप है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलिसिस वाले मेथड से किया है, इलेक्ट्रोलिसिस वाले मेथड से अगर आपने एक्सट्रैक्शन किया है तो आपको एक्चुअली ऑलरेडी प्योर मेटल मिल चुका है, ऑलरेडी प्योर मेटल मिल चुका है, उसको रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किसी दूसरे तरीके से किया है, दूसरे तरीके से किया है मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं किया है, अदर मेथड जो हमने यहां पे देखे, तो आपको इम्प्योर मेटल मिला है। तो उसके लिए अब हमें तीसरा स्टेप जो कि रिफाइनिंग है वो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिसिस हमने कौन कौन से मेटल्स के लिए यूज किया तो मैं आपको याद दिला दूं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अल्युमिनियम, ये जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमने देखा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक्सट्रैक्ट करने में प्योर मेटल ही मिलता है, तो उनको रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन लोग के लिए ये तीसरा स्टेप अप्लीकेबल नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे मेटल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं जैसे कि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, वगैरह वगैरह, इन सब कुछ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इम्प्योर मेटल हमें मिलता है। अब उसके लिए तीसरा स्टेप मतलब रिफाइनिंग का स्टेप करना पड़ता है। उनको रिफाइन करने के भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एक तरीका खासकर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो जनरली यूज किया जाता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग, ठीक है। तो ये एक तरीका है रिफाइन करने का, हालांकि और भी तरीके होते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है और आप समझ गए होंगे कि इस तरीके में इलेक्ट्रोलिसिस का यूज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम कॉपर की बात कर लेते हैं। सपोज कोई इम्प्योर कॉपर है, उससे हमें प्योर कॉपर बनाना है, ठीक है। और देखते हैं कॉपर को कैसे प्योर बनाते हैं। हालांकि हम कॉपर की बात कर रहे होंगे लेकिन बाकी मेटल्स के लिए भी बिल्कुल यही प्रोसेस एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक बड़ा सा वेसल होगा और उस वेसल में हम क्या डालेंगे स्टूडेंट्स, सोचिए आप क्या डालना चाहिए। उस वेसल में हम स्टूडेंट्स डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सॉल्ट। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब आपको कॉपर को प्योर करना है ना, तो कॉपर का यहां पे सॉल्ट डालोगे आप, ठीक है। अगर आयरन प्योर करना होता तो आयरन का सॉल्ट डालते। मैग्नीशियम को तो खैर प्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसको तो इलेक्ट्रोलिसिस से हम ऑब्टेन करते हैं। जिंक को प्योर करना होता तो जिंक का सॉल्ट डालते, ठीक है। फिर अब वेरी इंपॉर्टेंटली हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो कॉपर है हमारे पास इम्प्योर कॉपर, वो हम यहां पे इस तरह से डालेंगे, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। उसको बेसिकली हम इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर रहे हैं यहां पे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है, उसमें हमने देखा था कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। उसमें से एक इलेक्ट्रोड एक्चुअली क्या है, वो जो इम्प्योर कॉपर है जिसको हमें प्योर करना है, उसी का एक मोटा सा रॉड हमने डाल दिया, थिक इम्प्योर कॉपर रॉड, थिक इम्प्योर कॉपर रॉड हमने डाली, इसी को प्योर करना है। और दूसरा इलेक्ट्रोड के लिए आप क्या करो, एक पतली सी रॉड लो। किस चीज की पतली सी रॉड लोगे आप, प्योर कॉपर की, प्योर कॉपर की। प्लीज ध्यान से देखें आप स्टूडेंट्स, प्योर कॉपर, ठीक है। ये प्योर कॉपर मेरे पास पहले से था, वो मैंने यहां पे उसका पतला सा एक रॉड लगा दिया, पतला सा रॉड, ठीक है। दिस इज एक्टिंग एज सेकंड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज को आपको प्यूरिफाई करना है उसका इम्प्योर रॉड आपने ले लिया, इसी को प्यूरिफाई करना है, वो एक इलेक्ट्रोड हो गया हमारे पास, ठीक है। और दूसरा उसी मेटल का एक पतला सा रॉड हमने कहीं से लाके लगा दिया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दोगे स्टूडेंट्स। प्लीज नोट, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कहां कनेक्ट किया है, ये इम्प्योर रॉड से जिसको मुझे प्यूरिफाई करना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स एनोड। जो पॉजिटिव हो जाता है इलेक्ट्रोड उसको क्या बोलते हैं, एनोड, हमने पहले भी देखा है। और ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे कैथोड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या सेटअप हमने किया ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हर जगह पे कॉपर ही कॉपर है, कॉपर का कोई सॉल्ट है उसका सॉल्यूशन, एनोड पे कौन है, वो कॉपर जो हमें प्योर करना है, और कैथोड पे कौन है,
एक प्योर कॉपर का पतला सा रॉड, ठीक है, ये पूरा हमारा सेटअप है। अब यहां पे होता क्या है स्टूडेंट्स, आप समझो। यहां पर आप देखो, इसमें कॉपर है ना, इसमें से कॉपर के आयंस निकल के सॉल्यूशन में जाने लगते हैं। कॉपर के आयंस यहां से निकल के सॉल्यूशन में जाने लगते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन में तो ऑलरेडी कॉपर के आयंस थे, ठीक है, सॉल्यूशन में तो ऑलरेडी कॉपर के आयंस थे, ठीक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है तो ऑलरेडी कॉपर के आयंस होंगे। अब यहां से जब कॉपर के आयंस आने लगते हैं तो सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस बहुत बढ़ जाते हैं। सही बात है ना, पहले से कॉपर के आयंस थे, अब और कॉपर के आयंस आने लगे तो सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस बहुत बढ़ जाते हैं, उनका अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। और फिर ये कैथोड जो है वो निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव कॉपर आयंस है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होने लगते हैं, कैथोड की तरफ जाने लगते हैं। जितने कॉपर आयंस यहां से सॉल्यूशन में आते हैं, एनोड से सॉल्यूशन में आते हैं, जितने कॉपर आयंस यहां से सॉल्यूशन में आते हैं, उतने ही कॉपर आयंस यहां से इस कैथोड पे आके डिपॉजिट होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो ये कैथोड पे होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। कैथोड पे अब क्या होता है, जब कॉपर आयन आता है तो ये कॉपर आयन आया Cu2+। अब देखो इस पे +2 चार्ज है कॉपर आयन पे, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो कैथोड है, ये जो कैथोड है वो निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास क्या बन जाता है, कॉपर आयन से कॉपर एटम बन जाता है। दिस इज कॉपर एटम। और ये जो कॉपर एटम है वो इस पतले रॉड पे डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। एनोड पे क्या हुआ था वो भी हम सोच सकते हैं। एनोड से कॉपर आयन निकला है, निकला है, ठीक है। तो यहां पे पहले कॉपर के एटम्स रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, रिलीज किए होंगे, तो कॉपर का +2 आयन बना होगा जो यहां से निकला है, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शंस उतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, समझने वाली बात तो सिंपल सी ये है कि यहां से कॉपर आयंस निकल रहे हैं, ठीक है, और यहां डिपॉजिट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, मोटा होता जाएगा, धीरे धीरे ये जो रॉड है वो थिक होती जाएगी, प्योर वाली, ठीक है, प्योर वाली ये रॉड है जो थिक होती जाएगी। और यहां से क्योंकि कॉपर निकल रहा है तो ये जो है वो थिन होता जाएगा, ये इम्प्योर वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो धीरे धीरे ये जो रॉड है वो मोटी होती जाएगी, तो हमें प्योर कॉपर मिलता जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आई बात की हो क्या रहा है यहां पे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें जो इम्प्योर चीजें थी अब उनका क्या होगा, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी ना, ये जो इम्प्योर चीजें हैं उनका क्या होगा वो भी मैं लिख देता हूं। इसमें जो इम्प्योर चीजें थी वो 2 टाइप की हो सकती हैं, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरी इनसॉल्युबल इन वाटर। सही बात है ना यार, इसमें जो इंप्योरिटीज है, मतलब कॉपर के अलावा जो चीजें हैं वो इंप्योरिटीज हैं, क्या तो वो सॉल्युबल होगी वाटर में या इनसॉल्युबल होंगी। अगर वो सॉल्युबल है वाटर में तो आप समझ गए हो क्या होगा, वो सॉल्युबल है वाटर में तो यहां वाटर ही वाटर है, उसमें डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, तो उसमें डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल है वाटर में उसका क्या होगा, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा यहां पे, ठीक है, वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है और उसको एनोड मड के नाम से जाना जाता है, एनोड मड। एनोड था ना ये इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड था, उसके नीचे डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए उसको एनोड मड बोलते हैं। तो इनसॉल्युबल जो होता है वो एनोड मड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है स्टूडेंट्स। इसके जो स्टेप्स है वो मैं लिख भी देता हूं। तो लेट्स सी क्या लिखा है मैंने। फर्स्ट स्टेप, टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इन वेसल, ठीक है, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया था। कनेक्ट इम्प्योर रॉड ऑफ मेटल एज एनोड, इम्प्योर रॉड जो था उसको हमने एनोड की तरह कनेक्ट किया था, एनोड। एंड थिन, यहां थिन होना चाहिए, गलती से मैंने थिक लिख दिया है। एंड थिन प्योर रॉड ऑफ मेटल एज कैथोड, थिन प्योर मेटल का कैथोड मैंने यहां पे बनाया था, ठीक है, ये सेटअप था। फिर स्टेप्स क्या, फिर क्या होता है, मेटल आयंस फ्रॉम एनोड इंटर द सॉल्यूशन, जैसा कि हमने देखा था। सेम नंबर ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट ऑन कैथोड, जैसा कि हमने देखा, ठीक है। प्योर रॉड
बिकम्स थिक, ये थिक हो जाता है तो हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। और यहां पे जो इंप्यूरिटीज हैं अगर वो वाटर में सॉल्युबल है तो डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, ठीक है, इस सॉल्यूशन में, और नहीं तो यहां पे एनोड मड की तरह एक्युमुलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमें प्योर मेटल मिल गया। वी हैव ऑब्टेन्ड मेटल फ्रॉम इट्स ओर एंड दैट टू इन प्योर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी हमने पढ़ा है कि कैसे मेटल को ऑब्टेन करते हैं ओर से, उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ओर होता है, जिसका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनरिचमेंट। इनरिचमेंट करने का मतलब होता है कि उसमें जो इंप्यूरिटीज है, सैंड, सॉइल, रॉक्स, वो सब हटा देते हैं, जिसको गैंगो भी बोलते हैं। इनरिचमेंट का एक और नाम होता है, यहां पर एक और टर्म यूज किया जाता है, कंसेंट्रेशन। ये भी आप बोल सकते हैं कि ओर का कंसेंट्रेशन करते हैं या इनरिचमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इनरिच्ड ओर होता है हमारे पास। पहला स्टेप हो चुका है। अब दूसरा स्टेप की बारी होती है। पहला स्टेप हो गया, अब दूसरे स्टेप की बारी है। दूसरे स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उसमें मेटल को निकाला जाता है। तो कैसे निकालते हैं मेटल को, वो भी हमने देखा है। तो हमने देखा था कि अलग अलग तरीके होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उनके लिए अलग तरीका होता है थोड़ा सा। जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, उनके लिए थोड़ा अलग तरीका होता है एक्सट्रैक्शन का। और जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनके लिए अलग तरीका होता है, वो हमने सबसे पहले देखा था, ठीक है। एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं लेस रिएक्टिव का। फॉर एग्जांपल क्या होता है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। मॉडरेटली रिएक्टिव में स्टूडेंट्स जिंक हो गया, आयरन हो गया। हाईली रिएक्टिव में सोडियम हो गया, अल्मोनियम हो गया, राइट, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव है, अब उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं तो सीधे का सीधा हमें प्योर मेटल ही मिलता है, इसलिए रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे का सीधा प्योर मेटल ही मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जैसे जिंक और आयरन हो गया, या और भी एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि मैंगनीज हो गया, ठीक है। अब इनका जो ओर होता है वो हमने देखा है कि जनरली क्या तो वो कार्बोनेट होता है या फिर सल्फाइड होता है। याद आ रहा है आपको कुछ, ठीक है। सल्फाइड होता है या फिर कार्बोनेट होता है। जिंक की बात हमने बहुत डिटेल में की थी, तो आपको याद होगा कि जिंक का और कार्बोनेट के फॉर्म में भी हो सकता है और सल्फाइड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो बेसिक फंडा हम ये करते हैं कि दोनों से ही समहाउ हम मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों से पहले हम ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड बनाते हैं वो भी हमने देखा था स्टूडेंट्स। कार्बोनेट के केस में हम कैल्सिनेशन करते हैं, शायद आपको याद हो कि कैल्सिनेशन क्या होता है। और सल्फाइड के केस में हम रोस्टिंग करते हैं। याद आ रहा है आपको स्टूडेंट्स, रोस्टिंग में एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। आपको याद आ रहा होगा, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। कैल्सिनेशन में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है, ठीक है। पर्पज यही होता है कि फाइनली हमें ऑक्साइड मिल जाए स्टूडेंट्स, मेटल का ऑक्साइड मिल जाए। याद आ रहा है आपको, जिंक ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। फिर उस ऑक्साइड का क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, फिर उस ऑक्साइड से हम मेटल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। कैसे ऑब्टेन करते हैं, रिडक्शन से। रिडक्शन बाय कार्बन या अल्मोनियम, जैसे हमने देखा था। अल्मोनियम का यूज मेनली हम मैंगनीज के केस में करते हैं, बाकी सबके केस में कार्बन से ही काम चल जाता है। यहां पर जो मेटल मिलता है वो प्योर नहीं होता है, क्योंकि इसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन नहीं किया है, तो अब उसको रिफाइन करना पड़ता है, तो प्योर मेटल मिलता है। रिफाइन कैसे रिफाइन करते हैं, हमने देखा है इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग का भी यूज किया जा सकता है, और भी मेथड्स हालांकि होते हैं, ठीक है। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप देख सकते हो। अगर उनका और सल्फाइड के फॉर्म में है तो आप रोस्टिंग करके ऑक्साइड बनाते हो, कार्बोनेट के फॉर्म में तो कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड बनाते हो, ऑक्साइड को फिर रिड्यूस करते हो कार्बन या अल्मोनियम से, तो मेटल मिलता है, फिर मेटल को रिफाइन करके प्योर करते हो। लेस रिएक्टिव जो होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मरकरी या कॉपर हो गया, आपको याद है उनका क्या ओर होता है, याद आ रहा है कुछ,
जनरली वो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में। ये दोनों तो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, हमने देखा भी था, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, उनसे भी हमने मेटल ऑब्टेन किया था, ठीक है, और इम्प्योर मेटल मिलता है। और मेटल कैसे ऑब्टेन किया था स्टूडेंट्स हमने, तो उसमें भी हम ऑक्साइड को, अगर आपको याद हो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, मतलब रोस्टिंग करते हैं। हालांकि उस टाइम पे मैंने रोस्टिंग टर्म आपको बताया नहीं था, ठीक है, लेकिन आप जाके देखोगे तो आप देखोगे कि मरकरी या कॉपर का जो सल्फाइड था उसको हमने बहुत सारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया था, मतलब रोस्टिंग किया था, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और उससे हमें मेटल मिला था। अब ये इम्प्योर मेटल है तो फिर उसको रिफाइन करना पड़ता है, रिफाइन करके प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट हो गया कि ओवरऑल हमने क्या किया है। आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देखना चाहिए ताकि बिल्कुल सेट हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है। नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो देखने चाहिए ताकि सब कुछ याद हो जाए बिल्कुल।